हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक GERD जिसका पूरा नाम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है। इसको एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये GERD होता क्या है? तो GERD जो है वो इट इज़ ए कंडीशन इन विच स्टोमक कंटेंट गैस्ट्रिक एसिड रिपीटेडली फ्लो बैकअप इनटू द इसोफेगस। मतलब यह एक प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र, उसकी एक डिसीज कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि स्टोमक जो होता है, मतलब आमाशय जो है, उसका जो कंटेंट होता है स्टोमक कंटेंट, जिसमें मुख्य रूप से गैस्ट्रिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक एसिड के अंदर HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है। ये कंटेंट जो होता है वो बार बार क्या होता है कि इसोफेगस जो है उसके अंदर आता रहता है, और क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है उसके कारण से ये एसिड जो होता है वो इसोफेगस की जो लाइनिंग जो होती है उसको इरिटेट करता है, और उसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो सकती है। और इसी कंडीशन को GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका कारण किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका पूरी तरह से बंद नहीं होना है। ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये मेनली इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स होती है। सामान्यतः जब हम खाना खाते हैं या खाने जो है उसको निगलते हैं तो ये खाना इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक और इसोफेगस जहाँ जुड़ती है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। जब ये खाना इसोफेगस से स्टोमक के अंदर जाता है तो उस समय तो ये स्फिंक्टर खुला हुआ रहता है, जिससे स्टोमक के अंदर ये खाना पहुंच जाता है, ये स्फिंक्टर जो है वो बंद हो जाता है। मतलब एक तरह से गेट होता है वो बंद हो जाता है, और बंद होने के कारण से स्टोमक से जो खाना है वो वापस इसोफेगस में नहीं आ पाता। जब किसी कारण से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी जो मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, तो उस कंडीशन पर वो अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाती है। जब ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती है तो उसके कारण से स्टोमक का जो कंटेंट जो होता है वो इसोफेगस के अंदर आता है। अब इस कंटेंट के अंदर क्या होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एसिड जो होता है वो इसोफेगस जो है उसकी जो लाइनिंग जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन उसको डैमेज कर देता है, और डैमेज करने के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन जो है वो कंडीशन भी आ सकती है, और उसी कंडीशन को GERD कहा जाता है। यदि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहा जाता है। स्फिंक्टर जो है उसके पूरी तरह से बंद नहीं होने का जो कारण होता है उसमें एक तो हेतल हर्निया होता है। हेतल हर्निया के अंदर क्या होता है कि इसोफेगस या स्टोमक जो होता है वो क्या होता है कि चेस्ट कैविटी जो है उसके अंदर प्रोट्रूड हो जाता है, और उसको ही हेतल हर्निया कहा जाता है। प्रोट्रूड होने के कारण से भी वहाँ पर प्रेशर गिरता है, और उस प्रेशर के कारण से ये स्फिंक्टर जो है पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है। दूसरा प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि यूट्रस जो है और बच्चे के कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो स्टोमक के ऊपर गिरता है, और उसके कारण से भी स्फिंक्टर पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है। तीसरा एक ओबेसिटी मतलब मोटापा होता है। ओबेसिटी के कारण से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ता है, और वही प्रेशर स्टोमक के ऊपर गिरता है, इससे भी स्फिंक्टर जो है वो बंद नहीं हो पाता है। एक स्मोकिंग और टोबैको जो है उसके कारण से भी हो सकता है। स्मोकिंग और टोबैको जो होते हैं वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, और उसके रिलैक्सेशन के कारण से भी स्फिंक्टर जो है बंद नहीं हो पाएगा, और कंटेंट जो है वो इसोफेगस के अंदर आ सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो मेडिकेशन जो है या कुछ दवाइयाँ है उसके कारण से। ये दवाइयाँ भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है और उसको पूरी तरह से बंद नहीं होने देती, उसके कारण से भी डिसीज कंडीशन हो सकती है। जिन दवाइयों के कारण से GERD हो सकता है उनमें एक तो बेंजोडाइजिपाइन्स होते हैं। ये मेनली सिडेटिव मतलब नींद के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग है। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो हाइपरटेंशन जो है उसके उपचार में काम में ली जाती है। एक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ये डिप्रेशन जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। इसके अलावा कुछ NSAID ड्रग जो है वो होती है। ये NSAID ड्रग नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। ये मेनली पेन जो है उसको रिलीफ करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है इत्यादि। इसके अलावा अस्थमा की मेडिकेशन होती है थियोफाइलिन, उसके कारण से भी GERD हो सकता है। अगला फूड जो होता है उसके कारण से भी GERD हो सकता है कि किसी फूड का ज़्यादा सेवन किया जाए, जैसे चॉकलेट है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, गार्लिक है, ओनियन है, टमाटो है, इसके अलावा स्पाइसी फूड है, फैटी फूड है इत्यादि हो सकता है। तीसरा एक हैवी मील जो है मतलब अत्यधिक खाना खाने के कारण से, या भरपेट भोजन करने के कारण से, या फिर भोजन करने के बाद तुरंत ही लेटने के कारण से भी हो सकता है। ज़्यादा खाना खाने या भोजन के बाद लेटने के कारण से भी स्टोमक के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है, और बढ़े हुए प्रेशर के कारण से भी स्फिंक्टर जो है वो बंद नहीं होगा और ये कंडीशन हो सकती है।
एक कनेक्टिव टिश्यू की कोई डिसीज कंडीशन है जैसे कि स्क्लेरोडर्मा है, तो उसके कारण से भी मसल्स जो होती है स्फिंक्टर की वो प्रभावित होती है, और वो प्रभावित होने के कारण से भी स्फिंक्टर पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है। एक गाल स्टोन या गॉल ब्लैडर के स्टोन होता है जिसको कॉलीलिथेसिस कहा जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि बाइल डक्ट जो होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरोध होता है, और उसके कारण से बाइल जो होती है वो ड्यूडेनम के अंदर नहीं आ पाती है। जब बाइल ड्यूडेनम के अंदर नहीं आ पाती है तो उसके कारण से गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और उसके कारण से गैस्ट्रिक एसिड जो है बढ़ा हुआ रहेगा, और यही एसिड जो है वो रिफ्लक्स हो सकता है। तो एक तो ये कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन के कारण से भी GERD हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज जो है या कारण वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है GERD के साइन एंड सिम्टम, मतलब इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो GERD के अंदर एक तो हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न मतलब सीने के अंदर जलन होना। हार्ट बर्न एक कॉमन सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है कि एसिड जो होता है गैस्ट्रिक एसिड वो इसोफेगस के अंदर आता है। ये एसिड जो होता है इसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, और उसके कारण से वहाँ पर बहुत तेज जलन होती है। उस जलन को ही हार्ट बर्न कहा जाता है। एक एसिडिक टेस्ट इन द माउथ, मतलब माउथ जो है उसके अंदर एसिडिक मतलब खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, ये भी एसिड जो इसका रिफ्लक्स होने के कारण से आता है। एक रीगर्गिटेशन होता है। रीगर्गिटेशन के अंदर स्टोमक का खाना जो होता है वो मुंह के अंदर आ जाता है, मतलब इसोफेगस के अंदर आता है, और उसके कारण से खट्टी डकारें जो है वो आ सकती है। इसके अलावा चेस्ट पेन जो है वो हो सकता है कि इरिटेशन होता है, और उसके कारण से उसको छाती में दर्द भी हो सकता है। साथ ही कफिंग होती है। ये HCl जो होता है वो इरिटेट करता है फेरिंग्स को, और उसके कारण से ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी जो है वो भी आ सकती है। एक नोजिया और वोमिटिंग जो है वो भी हो सकता है। नोजिया जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। नोजिया जो है वो होने का कारण भी इरिटेशन जो है उसके कारण से होता है। इसके अलावा इंक्रीज सलाइवेशन, मतलब लार जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। लार जो है ज़्यादा आने का कारण भी HCl जो होता है वो माउथ के अंदर इरिटेशन करता है, उसके कारण से हो सकती है। अगला डिस्फेजिया जो है, डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, तो निगलने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि स्फिंक्टर जो है वो ओपन रहेगा, वहाँ इरिटेशन होता है, और उसके कारण से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसके कारण से जब भी खाने को निगलेगा उसको वहाँ दर्द जो है वो हो सकता है। एक शॉर्ट थ्रोट जो है वो हो सकता है कि रिगर्गिटेशन के कारण से एसिड जो है वो फेरिंग्स के अंदर आएगा, और उसके कारण से वहाँ पर वो इरिटेशन पैदा करेगा, जिससे वहाँ इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन होगी, और उसके कारण से गले के अंदर खराश मतलब शॉर्ट थ्रोट जो है वो भी हो सकता है। एक सेंसेशन ऑफ ए लंप इन द थ्रोट हो सकता है कि थ्रोट मतलब गला जो है उसके अंदर किसी प्रकार के कोई गठान जो है उस प्रकार के सेंसेशन जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी GERD जो है उसके लक्षण जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। ये गंभीर कब होते हैं? एक तो रात के समय या फिर सोते समय गंभीर हो जाते हैं। रात के समय या सोते समय स्टोमक का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण से भी स्फिंक्टर के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे ये ओपन हो सकता है और कंडीशन हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद या फिर फैटी मील जो होता है मतलब वसीय भोजन जो है वो करने के बाद भी होता है। लार्ज वसीय भोजन के कारण से भी स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर गिर सकता है, वो पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जब ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा तो कंटेंट जो होता है वो इसोफेगस के अंदर आ सकता है। एक आफ्टर बेंडिंग ओवर मतलब बॉडी जो है उसको बेंड करने के कारण से भी हो सकता है। बॉडी को बेंड करने के कारण से भी प्रेशर जो होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर स्टोमक के ऊपर गिरेगा, जिसके कारण से स्फिंक्टर पर प्रेशर गिरने से वो पूरी तरह से बंद नहीं होगा, और उसके कारण से कंडीशन हो सकती है। एक स्मोकिंग के बाद या फिर शराब पीने के बाद हो सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी मसल्स पर एक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता, और कंटेंट जो होता है स्टोमक का वो इसोफेगस के अंदर आ सकता है, और उसके कारण से भी GERD हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। इसमें एक तो इसोफेग्राम किया जाता है। इसोफेग्राम के अंदर क्या होता है कि बेरियम सेलो दिया जाता है, मतलब बेरियम का पदार्थ होता है वो निगलने के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ उसकी फ्लूरोस्कोपी एक्सरे के लिया जाता है। इस फ्लूरोस्कोपी एक्सरे जो है उसके अंदर भोजन जो है जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है वो एक्सरे के अंदर दिखाई देता है, और उसके द्वारा भी इसका पता लगाया जाता है। दूसरा अपर एंडोस्कोपी की जाती है। अपर एंडोस्कोपी के अंदर इसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें एक ट्यूब है उसके आगे कैमरा लगा रहता है, और ये कैमरा जो है वो इसोफेगो स्टोमक के अंदर पहुंचाया जाता है, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। यदि वहाँ पर स्फिंक्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। एक इसोफेजियल पीएच टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसोफेजियल पीएच टेस्ट के अंदर इसोफेगस जो है उसके अंदर जो कंटेंट जो है उसका पीएच देखा जाता है कि वो कितना एसिडिक है। यूजुअली GERD के अंदर वो ज़्यादा एसिडिक जो है वो मिलता है। एक इसोफेजियल मैनोमीटर की जाती है।
इसोफेजियल मैनोमेट्री में क्या होता है कि एनजी ट्यूब जो होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है, उसके आगे एक सेंसर लगा रहता है और उसके बाद उसको इंसर्ट किया जाता है। ये सेंसर जो होता है वो फिर क्या करता है कि इसोफेगस जो है उसकी मस्कुलर एक्टिविटी जो है उसको मेजर करता है कि वो मस्कुलर सेल्स जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है, वो स्फिंक्टर बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मेजर किया जाता है और इससे भी इसको डायग्नोज किया जाता है। एक बायोप्सी जो है वो की जाती है, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कैंसर तो नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए वहाँ का टिश्यू लिया जाता है और उसकी फिर जांच की जाती है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो GERD जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर एक तो एंटासिड जो है वो काम में लिए जाते हैं। ये एंटासिड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड जो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। कॉमन जो एंटासिड होते हैं जैसे जेल्यूसिल है, डाइजीन है, एल्यूमिनम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इत्यादि काम में लेते हैं। सेकंड जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम में लिए जाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड ब्लॉकर होते हैं। ये मेनली HCl जो इसके निर्माण को कम करते हैं, साथ ही साथ हीलिंग जो इसको भी प्रमोट करते हैं। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम में लिए जाते हैं उसमें ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, इत्यादि काम में लेते हैं। तीसरा H2 ब्लॉकर मतलब हिस्टामिन ब्लॉकर होते हैं। हिस्टामिन ब्लॉकर जो है वो भी HCl जो होता है उसके सीक्रेशन को कम करते हैं। कॉमन जो काम में लिए जाते हैं काइमेटिडाइन है, रेनिटिडाइन है, इत्यादि काम में लेते हैं। एक बेक्लोफेन जो है वो भी काम में लिया जाता है। बेक्लोफेन का इस्तेमाल जो है कम ही किया जाता है। ये मेनली क्या करता है, मसल जो इसको रिलैक्स करने का काम करता है, ये मसल स्पाज्म जो इसको रिड्यूस करने का काम करता है और उसके कारण से भी वह स्फिंक्टर जो है उसको बंद करने में मदद करता है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में यदि हेक्टल हर्निया के कारण से GERD हो रहा है तो उसमें निसेन फंडोप्लिकेशन करके एक सर्जरी होती है, वो काम में ली जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम हेक्टल हर्निया जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो GERD के पेशेंट को क्या नर्सिंग प्रोवाइड करवानी है, तो इसमें एक तो जब भी GERD हो रहा है पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो खड़ा हो जाए ताकि ग्रेविटी के द्वारा स्टोमक के ऊपर प्रेशर जो है वो कम गिरे। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि जब GERD हो रहा है तो उसको थोड़ा सा पानी पीना है। पानी जो होता है वो इसोफेगस को क्लीन कर देगा, जिससे एसिड जो होता है वहाँ साफ़ हो जाएगा और उससे भी इरिटेशन जो है वो कम होगा। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो थोड़ा थोड़ा खाना खाए, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना खाने के कारण से भी स्टोमक का प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे स्फिंक्टर पूरी तरह से बंद नहीं होगा और समस्या हो सकती है। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि रात का खाना जल्दी खा ले, क्योंकि लेट रात को खाना खाने के कारण से भी स्टोमक का प्रेशर बढ़ सकता है, दाब बढ़ सकता है, उससे भी समस्या हो सकती है। एक पेशेंट जो है उसको लेफ्ट साइड में सोने की एडवाइस देनी है, जिससे इसोफेगस जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं गिरे और समस्या नहीं हो। एक पेशेंट को स्मोकिंग अल्कोहल जो है करने का मना करना है, क्योंकि स्मोकिंग अल्कोहल जो है उसके कारण से GERD की समस्या गंभीर हो सकती है। साथ ही पेशेंट जो है उसको फैटिव खाना है, स्पाइसी खाना है या सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो लेने का भी मना करना है। एक पेशेंट जो है उसको चॉकलेट है, मिंट है, गार्लिक है, साइट्रस फूड है, टोमेटोस है, इत्यादि मना करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी इसोफेगस जो इसमें इरिटेशन पैदा कर सकती है, जिसके कारण से GERD हो सकता है। एक पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि सोते समय उसको किसी प्रकार का स्नैक्स जो है वो नहीं खाना है। इसके अलावा खाने के बाद तुरंत ही सोना नहीं है, क्योंकि खा के तुरंत सोने के कारण से या सोते समय स्नैक खाने के कारण से भी स्टोमक जो है उसका प्रेशर बढ़ सकता है। उसके प्रेशर बढ़ने के कारण से भी स्फिंक्टर पूरी तरह से बंद नहीं होगा और ये समस्या हो सकती है। एक पेशेंट को खाने में शुगर मतलब मीठा जो है वो कम खाने का कहना है, जबकि फाइबर जो है उसको बढ़ाना है, मतलब फाइबर रिच डाइट जो है वो लेनी है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको वेट कंट्रोल करने का कहना है, साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करने की एडवाइस दे सकते हैं। तो ये तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। GERD के कारण से क्या जटिलताएं हो सकती है, तो उसमें एक तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो सकता है। ये एसिड जब इसोफेगस के अंदर जाता है तो इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है लाइनिंग उसको डैमेज कर देता है और उसके कारण से वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है और उसी को रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहते हैं। सेकंड, इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वहाँ की मसल जो है उसमें इरिटेशन होता है। इरिटेशन के कारण से वो डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के कारण से वो क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण से वो सिकुड़ सकती है और सिकुड़ने को ही इसोफेजियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक लेरिंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है कि एसिड जो है वो जब लेरिंग्स के अंदर जाएगा तो लेरिंग्स जो है उसको भी डैमेज कर सकता है और उसके कारण से वह इन्फ्लामेशन से लेरिंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक वैसा ही एक कंडीशन अस्थमा की भी हो सकती है कि ये कभी कभी अस्थमा का कारण जो वो भी बनता है।
एक इसोफेजियल कैंसर जो है वो भी हो सकता है। इसोफेजियल कैंसर बार बार इरिटेशन के कारण से वहाँ की सेल डैमेज होगी और उसके कारण से वहाँ पर कैंसर सेल जो है वो भी डेवलप हो सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम रहती है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे। और ये था GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।